चलो बच्चों देखना, तो देखना हम लोग स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ठीक है। तो आज से ना थोड़ा सा पहले मैं ये चीज़ रह गई थी, इसको बता दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखना, जैसे अगर मान लो तुम्हें अगर 3 वर्टेक्स अगर दे रखे हैं x1, y1, x2, कितना y2 और x3, कितना y3, तो ये अगर 3 वर्टेक्स अगर दे रखे हैं तो इस ट्राइंगल का समझना जो हमारा एरिया जो आता है निकल के वो आता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ कितना x1 इंटू y2 माइनस का y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2, ठीक है। इसका जो एरिया निकल के आता है वो कुछ ये निकल के आता है, ठीक है। या इसी को सर ना अगर हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म से अगर लिखना चाहें तो सर ना डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसका जो एरिया हम लोग लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 1/2 टाइम्स ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, समझ गए। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर बात करें तो उसका जो एरिया आएगा वो कुछ ही आएगा और इसका मॉड, ना ये दोनों चीजें सेम ही लिखी हुई हैं, इसी को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो एग्जैक्टली वो यही बनेगा। ये समझ में आता है, इसी को खोल के देखना तो ये चीज और ये चीज दोनों सेम लिखी हुई है। आता कैसे मैंने बता ही दिया था, इसको एक वेक्टर कंसीडर करो, इसको एक वेक्टर कंसीडर करो, तो ये जो वेक्टर होगा वो कौन सा होगा x3 माइनस का x1 i कैप और कितना अपना y3 माइनस का y1 j कैप, ये वाला वेक्टर होता। और ये जो वेक्टर होता है ये कितना होता अपना x2 माइनस x1 i कैप और ये कितना आ जाएगा y2 माइनस का y1 j कैप, समझ गए। और अब सिंपली हमें पता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो सिंपली कितना होता है हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, समझ गए। तो सीधा हाफ ऑफ कितना ए क्रॉस बी का मॉड, सोचो यही तो हाफ ए बी साइन थीटा होता है, हाफ ए बी साइन थीटा, समझ गए। तो सीधा दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर कर दो, 1/2 करके सीधा मॉड ले लो, वही तुम्हारा क्या होगा इसका एरिया होगा, ठीक है। ये फॉर्म याद रखना बड़ा सिंपल, मैंने बताया साइक्लिक 1 2 3 2 3 1 3 1 2, समझ गए। तो सीधा इस ऑर्डर में चला लो तो सीधा तुम्हें एरिया मिल जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ना एग्जांपल अगर मान लो होता फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस 2, 1 5, 7 एंड 6, कितना -3, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो देखो या तो डिटरमिनेंट से कर दो या सीधे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो हाफ ऑफ इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 टाइम्स ऑफ y2 माइनस का y3 7 माइनस -3 तो कितना बनेगा 10, x2 y3 माइनस का y1 -3 -1 माइनस का 4, x3 y1 माइनस का y2 तो कितना बनेगा माइनस का 6। तो इसका जो एरिया आएगा 20 -20 का, ठीक है, और कितना माइनस का 36/2 मीन्स कितना 18, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर ना। मान लो क्वेश्चन होता कि दो ट्रायंगल्स होते, एक होता अपना ट्रायंगल एबीसी जिसमें सर ना ए के जो कोऑर्डिनेट्स होते वो अपने कुछ होते a_t1 स्क्वायर कितना 2a_t1, बी के कोऑर्डिनेट्स होते a_t2 स्क्वायर 2a_t2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे होते a_t3 का स्क्वायर 2a_t3, समझ गए। और ऐसे दूसरा ट्रायंगल होता अपना ट्रायंगल PQR, इसमें सर ना जो कोऑर्डिनेट्स होते P के वो मान लो होते a_t1 t2 a टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2, ठीक है। Q के कोऑर्डिनेट्स होते मान लो a_t2 t3 a टाइम्स ऑफ t2 प्लस का t3 और R के कोऑर्डिनेट्स होते a_t1 t3 a_t1 प्लस t3, मान लिया होता। और मान लो हम इसमें इंटरेस्टेड हैं फाइंड वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, समझ गए। हम मान लो ये पता करना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इसको करने के लिए सर ना अब सर हम लोग थोड़ा डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। तो जैसे एबीसी ट्रायंगल जो होता उसका जो एरिया आता, सोचो उसको कैसे लिख सकते हैं a_t1 स्क्वायर 2a_t1 1 a_t2 स्क्वायर 2a_t2 1 और a_t3 का स्क्वायर 2a_t3 और कितना 1।
और इसका हाफ करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मिल जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू निकालने से पहले क्यों ना डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज कर लो। तो दिख रहा है इस कॉलम में 2a 2a 2a, तो इस पूरे कॉलम में से ना मैं 2a बाहर निकाल सकता हूं, और इस कॉलम देखना a a a, तो इस पूरे कॉलम में से मैं a बाहर निकाल सकता हूं। तो 2a बाहर निकला, a बाहर निकलता, मींस टोटल 2a स्क्वायर बाहर निकलता। तो 2a स्क्वायर में से 2 से 2 कटता, तो यहां कितना बचेगा, a का स्क्वायर, और यहां कितना बच जाएगा, t1 स्क्वायर t1 1, t2 स्क्वायर t2 1, और t3 स्क्वायर t3 1। ये चला। और समझना इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ध्यान देना, t1 माइनस t2, t2 माइनस t3 और t3 माइनस का t1। याद करो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 1a a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। क्या आंसर याद करो, a माइनस b b माइनस c c माइनस आता था। देखो ये भी तो लिखा है 1a a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, हमने कॉलम्स को रिप्लेस किया है तो एक प्लस माइनस का फर्क पड़ता, अगर पड़ता तो। लेकिन फाइनली ये तो हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया की बात करते तो वैसे ही मॉड आएगा। ये चला, मींस आंसर में डायरेक्टली t1 माइनस t2 t2 माइनस t3 इंटू t3 माइनस t1 सीधा मैं ये सकता हूं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। मींस एरिया या इसका मॉड कह दो तो कोई लफड़ा ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो एरिया आएगा वो सीधा अपना कुछ ही आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। वैसे ना प्लस ही होगा, ध्यान देना ये प्लस वाला ही आएगा। अब अगर सर ना मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालूं, तो PQR में निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, a t1 t2 और कितना a टाइम्स ऑफ कितना t1 प्लस का t2, और यहां कितना 1। अगला जो हमारा बनेगा वो कितना बन जाएगा, a t2 t3 और यहां से कितना बन जाएगा a टाइम्स ऑफ कितना t2 प्लस का t3 और यहां 1। यहां पे a t1 t3 और a t1 प्लस का t3 और यहां कितना आएगा 1, और ये 1/2। ये आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, PQR का। अब इसमें भी दिख रहा है इस वाले कॉलम में से एक a बाहर आता, इस वाले कॉलम में से भी एक a बाहर आता, तो टोटल बाहर से ना a का स्क्वायर ये पहुंच जाता। अब हमें इस वाले डिटरमिनेंट को खोलना था। ये चला, हमें इस वाले डिटरमिनेंट खोलना था। अब इस वाले डिटरमिनेंट को खोलने के लिए देखो, चाहो तो तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा लंबा जाएगा। इससे अच्छा मैं क्यों ना यहां पे मैं 0 बना लूं और यहां पे 0 बना लूं। तो यहां पे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में से R1 माइनस कर दो। तो सोचा R2 में से R1 माइनस करोगे तो R2 क्या बन जाएगा, 0। यहां इसमें से इसको घटाओगे तो T2 से T2 कटेगा तो कितना बन जाएगा, T3 माइनस का T1। इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो दोनों में T2 कॉमन आता, T2 कॉमन आता तो यहां से कितना बचता, T3 माइनस का कितना T1। ये चला, ये आता R2 में से R1 घटाने पे। अब सिमिलरली उसी में समझना, अगर मैं R3 में से भी अगर R1 घटा दूं, है ना, अगर मैं R3 में से भी अगर मैं R1 माइनस कर दूं तो कितना बनेगा, इसमें से इसको माइनस करो तो यहां कितना आएगा 0, इसमें से इसको माइनस करो तो T3 से T3 कटा तो यहां से कितना आ जाएगा, T1 माइनस का कितना T2, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो T1 कॉमन आएगा, तो T1 कॉमन आता, सही है ना, T1 कॉमन आता ना, और यहां से कितना बचता, T3 माइनस से कितना T2। ये मैंने सही लिखा क्या, नहीं गलत लिखा है, देखना T1 कटेगा यहाँ पे तो T3 माइनस का ये T3 आएगा ना, T3 माइनस का T2 आएगा। समझ गए, T1 कटता, और यहां से सर ना T1 कॉमन लिया और यहां से भी कितना बचता, T3 माइनस का कितना T2, और यहां पे तो जो है वो एज इट इज वही रहेगा, तो T1 T2 T1 प्लस T2 और कितना 1। और अब सर ना देखो इस वाले रो में से सोचो T3 माइनस का T1 कॉमन आ जाएगा, देखो इस वाले रो में से सोचो T3 माइनस का T2 कॉमन आ जाएगा, तो ध्यान देना T3 माइनस का T1 कॉमन आया, T3 माइनस का T2 भी कॉमन आ गया। समझ में आया। और अगर मैं इस वाले कॉलम के वर्ड खोल दूं तो देखो एक ही टर्म आता 1 के साथ, 1 के साथ क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये कॉमन आ चुका है, ये कॉमन आ चुका है, तो T2 इंटू 1 माइनस T1 इंटू 1 मीन्स कितना, T2 माइनस का T1। ये चला, तो ये जो तुम्हारा आया ये कितना आ गया, a स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ कितना ये चीज, और देखो ये कितना आया था, ये आया था, और दोनों को अगर डिवाइड दोगे तो देखो पूरा टर्म कट जाएगा, बस यहां पे एक 1/2 बचेगा, तो दिस अपॉन दिस करोगे तो 1 अपॉन 1/2 आएगा, मीन्स आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको कैसे क्या।
तो सर ना कई बार डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज से चीजें काफी इजी बन जाएंगी। जैसे इसमें से अगर तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने जाते काफी गंदा आता, लेकिन हमने सीधा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाई तो फिर सोचो काफी इजिली आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चले, इसको हटा लो है ना। हाँ, अगला देखते हैं सर ना, इफ 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट, इफ 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट, तो सर ना 3 लाइन्स अगर मान लो होते तुम्हारे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 लाइन्स अगर कॉन्करेंट अगर होंगे तो सर कंडीशन होती है a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3, दिस विल बी इक्वल टू कितना 0। समझ गए, 3 लाइन्स अगर कॉन्करेंट होते हैं तुम्हारे तो इस चीज को 0 होना पड़ता है और ये सिंपली डिटरमिनेंट है। ठीक है, इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा, क्यों ना मैं इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूं, और सोचो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सीधा सोचो मैं ये कह सकता हूं x अपॉन b2 c3 माइनस b3 c2 इक्वल टू y अपॉन कितना आएगा अपना, ठीक है, y अपॉन कितना आएगा c2a3 माइनस c3a2 इक्वल टू 1 अपॉन तुम्हारा कितना आ जाएगा a2b3 माइनस a3b2। ये तो मेरे हिसाब से बच्चों ने पढ़ रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपली नोट लाइंस को मैं सॉल्व करता तो सो यही तो कोऑर्डिनेट्स आते, तो x कोऑर्डिनेट कितना आता, इसको इससे इक्वेट करते तो x कोऑर्डिनेट तुम्हारा कितना आता b2 c3 माइनस b3 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 ये आता, और y कोऑर्डिनेट तुम्हारा कितना आता c2 a3 माइनस c3 a2 अपॉन a2 b3 माइनस कितना a3 b2 ये था। और सुना अगर ये तीनों लाइंस अगर कॉन्करेंट होंगे तो इन दोनों से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो इसको सेट सा करना चाहिए, तो इस पॉइंट को मैं इसमें छाप देता हूं, तो कितना बनेगा a1 टाइम्स ऑफ ये चीज या a1 टाइम्स ऑफ ये चीज प्लस b1 टाइम्स ऑफ ये चीज प्लस c1 इक्वल टू कितना 0। सोचो ये तो बनता ना, और ये फील करने की कोशिश करना, इसी में अब मैं अगर इस a1 b2 माइनस a2 b1 यहां भी a1 ये क्या लिखा मैंने, ये क्या लिख दिया मैंने a1 b2, यहां पे a2 b3 आएगा ना, सॉरी a2 b3 माइनस कितना a3 b2, तो सर यहां भी ये था यहां भी ये था, इसको क्यों ना मैं यहां भेज दूं, तो इस चीज को अगर मैं यहां भेजता तो यहां कितना हो जाता c1 के साथ a2 b3 माइनस कितना a3 b2 दिस इक्वल टू कितना 0, और ये नीचे से हट जाता। सोचो ये बनता, अगर तीनों लाइन से कॉन्करेंट होना था तो इन दोनों से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया उसको मैंने इसमें छाप दिया। और समझना, ये समझना और कुछ नहीं, सोचो a1 टाइम्स b2 c3 माइनस b3 c2, सोचो ये लिखा है, ठीक है, b1 टाइम्स ऑफ एक्चुअली माइनस b1 होता अपना, तो यहां अगर मैं b1 लिखूंगा तो सर माइनस b1 टाइम्स ऑफ कितना होता दिस इंटू दिस होता, तो एक माइनस अगर मैं यहां से बाहर निकाल लूं तो a2 c3 माइनस a3 c2, तो a2 c3 सर ना a2 कहां गया, इसके साथ ना a2 सही किया ना मैंने, a2 c3 ये क्या किया मैंने, सॉरी b1 सर b1 यहां आएगा, सॉरी b1 यहां आएगा, a2 c3 माइनस a3 c2, देखो ये बनता, और c1 टाइम्स ऑफ कितना a2 b3 माइनस a3 b2 ये बनता, और ये तुम्हारा क्या था 0 के बराबर था। समझ के, मीन्स ये जो चीज लिखी थी वो इनडायरेक्ट सरना तुम्हारी ये लिखी हुई थी, तो इसको 0 करना है या इसको 0 करना है बात बराबर है। ये चला इसका प्रूफ कैसे था, ठीक है, मीन्स सीधा 3 लाइन अगर गिवन है तो सीधा उनके कोएफिशिएंट्स निकालो, उसका डब्बा लो, उसको सीधा 0 कर दो, डब्बा मतलब डिटरमिनेंट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, तो इस चीज को याद रखना। तो जैसे समझना,
ठीक है, इसको हटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। मान लो क्वेश्चन होता इफ ax plus y plus 1 equal to 0, x plus by plus 1 equal to 0 and x plus y plus c equal to 0. These three lines are concurrent. अगर ये तीन लाइन्स अगर कॉन्करेंट है देन फाइंड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 प्लस 1 अपॉन c माइनस 1। मान लो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, कितनी होगी? ठीक है, तो देखना अगर तीनों लाइन्स अगर कॉन्करेंट अगर होंगे तो सीधा इनका डब्बा, तो a1 1 1 b1 1 1 c, इसका जो डब्बा होना चाहिए वो 0 होना चाहिए अपना। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, अब इसका डब्बा 0 करने के लिए अब सीधा चाहो तो तुम इसका डिटरमिनेंट खोल सकते हो, लेकिन समझना क्वेश्चन में ऐसा ना a माइनस 1 b माइनस 1 और c माइनस 1 टाइप के टर्म यूज हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं a माइनस 1 b माइनस 1 c माइनस 1 के टाइप के टर्म पहले ही यहां पर बना लूं। ये चला, मैं पहले ही यहां पे क्या कर रहा हूं, a माइनस 1 b माइनस 1 और c माइनस 1 टाइप के टर्म बना लेता हूं। तो उसको करने के समय मैं क्या कर रहा हूं, c1 में से c2 कॉलम माइनस कर दो, तो इस वाले कॉलम में से इस वाले कॉलम को अगर माइनस करोगे तो कितना बनेगा, a माइनस 1, यहां से कितना बनेगा 1 माइनस का b, यहां से 1 माइनस 1 कितना बन जाएगा 0। सिमिलरली से ना उसके बाद मैं c2 में से c3 माइनस कर देता हूं, तो c2 में से c3 माइनस करोगे तो यहां कितना बन जाएगा 0, यहां से कितना b माइनस का 1, ठीक है ना, और यहां से कितना बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस का c, और यहां कितना बचेगा 1 1 c। ये चला, अब किसी के भी और खोल दो, मान लेते इसका और खोल देता तो कितना होता a माइनस 1 टाइम्स ऑफ b माइनस का 1 इंटू कितना c, माइनस का 1 माइनस c मीन्स कितना प्लस का c माइनस का 1, एक ये बनता, इसके साथ तो 0 बनता, इसके साथ प्लस 1 टाइम्स ऑफ 1 माइनस b इंटू 1 माइनस c, दोनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो b माइनस 1 इंटू कितना c माइनस 1, और यहां से कितना 0, दिस शुड बी इक्वल टू कितना 0। तो सर क्या क्या बना, a माइनस 1 c माइनस 1, a माइनस 1 c माइनस 1, एक टर्म ही बना, b माइनस 1 c माइनस 1, b माइनस 1 c माइनस 1, एक टर्म ही बना, एक टर्म अपना बना a माइनस 1 b माइनस 1 इंटू c बना, ध्यान देना कुछ ऐसा बना। और इसमें समझना, ये समझना ये दिस इक्वल टू कितना अपना 0 आया, लेकिन हमें समझना कुछ इस टाइप का चाहिए था, तो देखो हमें कुछ 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c टाइप का चाहिए, लेकिन बना हमारे पास क्या ac प्लस bc प्लस ab इंटू c। तो इसमें समझना मैं क्या कर रहा हूं, एक माइनस 1 प्लस 1 कर दे रहा हूं यहां पे, समझना क्या क्या, एक माइनस 1 प्लस 1 कर दिया, तो सोचो एक टर्म यहां से a माइनस 1 b माइनस 1 प्लस 1, तो एक टर्म सोचो कितना बन गया, समझ गया ना, समझ एक टर्म मैंने प्लस 1 के साथ इसको खोल दो, तो प्लस 1 के साथ इसको खोलते तो एक टर्म तुम्हारा क्या बन जाता, यही बन जाता, और एक और टर्म तुम्हारा कितना बनता a माइनस 1 b माइनस 1 और कितना c माइनस 1, और दिस इक्वल टू 0। अब इस पूरी चीज को उस साइड भेज दो इक्वल टू के साइड, तो इसको इस साइड भेजते तो शायद समझ में आ गया होगा क्या बना अपना, तो a माइनस 1 समझ गए ना, a माइनस 1 b माइनस 1 b माइनस 1 c माइनस 1 c माइनस 1 और कितना a माइनस 1, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a माइनस 1 b माइनस 1 c माइनस 1। और अब इस पूरी चीज को नीचे डिवाइड दे दो, तो इस पूरी चीज को नीचे डिवाइड दोगे तो देखो यहां कितना बनेगा 1 अपॉन c माइनस 1 1 अपॉन b माइनस 1 एंड 1 अपॉन a माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू कितना माइनस का 1। ठीक है, ये चला सबको, तो इसकी जो वैल्यू थी तुम्हारी, ये तुम्हारी कितनी निकल के आ गई -1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, चलो आगे चले, इसको हटा दो। हाँ देखना ये 2 क्वेश्चंस है, इनको ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। पहला सम ठीक है, ये 3 लाइंस दी हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी, बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए, सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, और देखा ये तीनों 3 डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, मींस कोइंसिडेंट लाइंस नहीं है बेसिकली, ठीक है, और जो कि कैसे कॉन्करेंट है। ठीक है, तो तुम्हें ये फाइंड करना है कि जो कॉन्करेंसी वाला जो पॉइंट है जहां पे तीनों पॉइंट लाइंस कॉन्करेंट होंगे वो पॉइंट कौन सा होगा। ठीक है, पहला। दूसरे में दे रखा है सिंपली ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा, और ये तीनों तुम्हारे कैसे दे रखे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं तीनों के तीनों। तो तुम्हें बताना है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, समझ गए। तो वीडियो को पॉज कर लो 10 मिनट के लिए, इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। चलो पहले देखते हैं,
अगर सना ये तीनों लाइन कॉन्करेंट होते तो कितना बनता, ए बी सी ए और सी ए बी, इसका जो डब्बा आएगा वो तुम्हारा 0 आएगा। इसको सीधा खोल लो तो ए के साथ कितना बन जाएगा, सी बी माइनस का ए स्क्वायर, सी बी माइनस का ए स्क्वायर, माइनस बी के साथ कितना बनता, बी स्क्वायर माइनस का ए सी, बी स्क्वायर माइनस का ए सी, प्लस सी के साथ कितना बन जाएगा, ए बी माइनस का सी स्क्वायर, ए बी माइनस का कितना, सी स्क्वायर। और ये जो था तुम्हारा 0 के बराबर होना चाहिए था। और देखना ये काफी अच्छा बना, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो कितना 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और कितना माइनस का सी क्यूब, दिस इक्वल टू कितना 0। मिसर ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दिस इज इक्वल टू कितना 0। और याद करो बताया था अगर ये चीज अगर 0 होती थी तो दो चीजें पॉसिबल है। सोचो ये किस करार होता था, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो सोचो अगर इस चीज को अगर 0 होना है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। याद करो तो आंसर क्या है, इधर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और दिस होल थिंग दिस इज इक्वल टू 0। ये दो चीज आती थी। और सुना ये जो होता था ये इनडायरेक्टली क्या होता था, हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सोचो इसको ऐसे तो लिखते थे, तो इसको 0 करना मतलब इसको 0 करना, और इसको 0 करने के लिए सोचो क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी करना पड़ेगा। ये चला तो या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, ये 0 मतलब ये 0 और ये 0 मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। मीन्स इधर क्या आ गया अपना, इधर a प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। बट समझना अगर a b c तीनों बराबर हो जाते तो सोचो तीनों की तीनों जो लाइंस होती वो सेम बन जाती, सोचो तीनों लाइंस ही सेम बन जाती। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 डिस्टिंक्ट लाइंस है। मीन्स ये जो केस था वो हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो बचा कौन सा केस, दैट a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू कितना 0। और सोचो अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 बन गया तो सोचो 1,1 सोचो इस लाइन को सेट करेगा, 1,1 इस लाइन को भी सेट करेगा, 1,1 इस वाली लाइन को भी सेट करेगा। और एक ऐसा पॉइंट हमें मिल रहा है जो तीनों लाइंस को सेट कर रहा है। मीन्स यही तुम्हारा क्या होगा, कॉन्करेंसी वाला पॉइंट होगा। आया समझे, तो 1,1 ही क्या हो जाएगा, इसका कॉन्करेंसी वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है पहला आ गया होगा। अगला देखते हैं। अगला क्या था सुना, ये तीनों लाइंस तुम्हारे कैसे थे, सॉरी ये तीनों पॉइंट्स कैसे थे, कॉन्करेंट थे, सॉरी कोलिनियर थे। तो ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, ठीक है, तो ये तो कंफर्म है इनका जो डब्बा होगा वो 0 होगा। तो एक तो तरीका था इसका डब्बा 0 प्रूव कर दो, है ना, तो उससे कुछ रिलेशन निकल के आ जाएगा। इसमें आ रहा है पहला तरीका। दूसरा तरीका देखना, ये फील करने की कोशिश करो कोई भी 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे, है ना, कोई भी 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो उनको पक्का किसी ना किसी लाइन के ऊपर लाई करना पड़ेगा। सोचो कोई भी 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो पक्का एक ना एक ऐसी लाइन एग्जिस्ट करेगी जिसके ऊपर तीनों पॉइंट्स लाई करेंगे, ये तो होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स होते, मान लेते हैं कुछ Lx प्लस My प्लस n। तो सुना these 3 points should lie on some line। ठीक है, इस केस में मान लेता हूं कि ये Lx प्लस My प्लस n पर लाई कर रहा है फॉर सम वैल्यू ऑफ L, M एंड n। सोचो L, M और n की किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इन तीनों पॉइंट्स को इस लाइन पर लाई करना पड़ेगा। ये चला, इन तीनों पॉइंट्स को एक किसी लाइन पर लाई करना पड़ता। तो मैंने मान लिया एक वेरिएबल लाइन Lx प्लस My प्लस n। तो सर ना इन तीनों पॉइंट्स को लाई करने के लिए L, M और n की कुछ वैल्यू आती है अपनी। ये चला, मीन्स ना इस लाइन पे इस पॉइंट को सेट करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट अगर मैं इसमें सेट करता, समझे ना, इस पॉइंट को इसमें लाई करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, L टाइम्स ऑफ x मीन्स कितना था, L a क्यूब माइनस 2a माइनस 1 अपॉन कितना a माइनस 1 प्लस m टाइम्स ऑफ कितना a माइनस 1 अपॉन a, सॉरी a अपॉन a माइनस 1 और कितना प्लस n इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहां से बनती।
सोचो इस पॉइंट को भी इसमें लाई करना पड़ता है, इस लाइन में, तो कितना आता है L टाइम्स ऑफ कितना बी क्यूब माइनस 2a माइनस 1 अपॉन कितना b माइनस 1, m टाइम्स ऑफ कितना b अपॉन b माइनस 1 प्लस n इक्वल टू 0। ऐसे सोचो उस पॉइंट को भी इसमें लाई करना पड़ता, तो सोचो ऐसे सेम टू सेम एक्सप्रेशन सी में बन जाता। ठीक है, मिसरा ये चीज भी 0 है, ये चीज भी 0 है और सी वाला भी 0 बनता। तो शायद कुछ अगर याद आ रहा हो तो अगर मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिख दूं L के साथ, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 m टाइम्स ऑफ x अपॉन x माइनस 1 प्लस n इक्वल टू 0। तो समझना ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा, इसमें x की जगह पर तुम चाहे a रखो या b रखो या c रखो, तीनों ही चीजें सोचो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। पिछला देखना, ये तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर होने के लिए तीनों को एक किसी लाइन पर लाई करना पड़ता। मान लिया मैंने बोला नहीं होता, तो ये पॉइंट भी उसको सेटिस्फाई करता, ये पॉइंट भी उसको सेटिस्फाई करता, सी वाला पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करता। तो ये तीन एक्सप्रेशन हमें मिल गए, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0। ये तीन चीजें हमें पता है। तो मैंने क्या करा, यहां पे बेसिकली x में एक्सप्रेशन लिख दिया। अब ये जो x में एक्सप्रेशन था, इसको a भी सेटिस्फाई करता, b भी करता, c भी करता, क्योंकि ये चीज तो ट्रू है। मीन सोचो ये जो तुम्हारा x में क्यूबिक बनेगा, सोचो अभी नहीं है बट इसको क्यों ना मैं x में क्यूबिक बना दूं, तो L x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 प्लस m टाइम्स ऑफ x प्लस n टाइम्स ऑफ x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो सोचो ये क्या है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन ही तो है, और इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स तुम्हारे क्या होंगे, एक a होगा, एक b होगा और एक क्या होगा, c होगा। सोचो होगा, और अगर ये होंगे तो इसमें जरा सोचो a प्लस b प्लस c क्या होगा, इस क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स होता, और सोचो सम ऑफ रूट्स जो आएगा इसका वो 0 आएगा, क्योंकि ध्यान देना एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो यहां पे मिसिंग था। ये चला, तो इसका जो आंसर आएगा सेकंड पार्ट का, कहां गया, a प्लस b प्लस c के लिए निकाल लेते यहां पे, तो वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अपना आगे चलता है, इसको हटा रहा हूं ना, देखना। तो अब हम अपना अगला कंसेप्ट देखते हैं स्ट्रेट लाइंस का, फैमिली ऑफ लाइंस। देखना काफी सिंपल कंसेप्ट है बट सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। फैमिली ऑफ लाइंस सिंपली समझना क्या होता है, ग्रुप ऑफ लाइंस having some common property, अभी समझ में आएगा। मीन्स अगर से ना बहुत सारी लाइंस हैं और वो सारी की सारी लाइंस एक कोई कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो उन सब लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे, एक फैमिली ऑफ लाइंस कहेंगे, जो कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। देखना, जैसे सर ना अगर मैं लिखता y is equal to 2x plus c, where c is a parameter, पैरामीटर मतलब वेरिएबल। तो अगर मैं ऐसा लिखता तो जरा ये फील करो ये कौन सी लाइंस है, ये फील करने की कोशिश करो c एक वेरिएबल है, तो ये सोचने की कोशिश करो ये सारे की सारे लाइंस कुछ कैसी होंगी जिन सबका स्लोप कैसा होगा, 2 होगा, और जिनका y इंटरसेप्ट वेरिएबल होगा। तो सोचो ये लाइन भी इसका, ये तो जरा ये फील करो ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है c जहां वेरिएबल था, वो सोचो इन सब लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। फील करो, c अगर वेरी करोगे तो किसी c के लिए ये लाइन मिलेगा, किसी के लिए ये लाइन मिलेगी, किसी c के लिए ये लाइन मिलेगी। मीन c अगर तुम चेंज करोगे तो सोचो तुम्हें ये बेसिकली ये सारी की सारी लाइंस मिल रही होंगी, और इन सब लाइंस की सोचो एक कॉमन प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि इन सब का स्लोप तुम्हारा क्या था, 2 था। तो दीज आर समझना फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस ईच विथ स्लोप 2। चला बेसिक कंसेप्ट क्या फैमिली का, कि बहुत सारी लाइंस जिनकी एक कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उन सबको हम लोग क्या कहें, ये सबके सब क्या हो गए, एक फैमिली ऑफ लाइंस हो गए, और इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी कि इन सब ये सबके सब पैरेलल थे आपस में, और जिनमें सबका स्लोप तुम्हारा कैसा था, 2 था। ठीक है, और देखो अगर मान लो मैं लिखता y is equal to mx minus 1, तो फील करो ये कौन सी फैमिली ऑफ लाइंस है। तो देखो इन सबका सोचो जो y इंटरसेप्ट था वो फील करो -1 था, सोचो इन सबका y इंटरसेप्ट कितना था, -1 था,
और m सोचो वेरिएबल है सर, m एक पैरामीटर हमें दे रखा है, तो सोचो एक लाइन ऐसी बनती, 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 एक लाइन ऐसी बनती। तो जरा ये फील करो, दीज ऑल आर फैमिली ऑफ लाइन्स ईच पासिंग थ्रू 0, -1। सोचो ये एक फैमिली ऑफ लाइन्स है जिसमें सबके सब तुम्हारे क्या हो रहे हैं, 0, -1 से पास हो रहे हैं। ये समझ में आया? ठीक है। इवन सोचो अगर, तो शायद ये समझ में आ रहा होगा कि देखो बेसिकली किसी भी स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए हमें 2 कंडीशन चाहिए होती थी, ये लाइन का स्लोप मिल जाए और एक पॉइंट मिल जाए, या 2 पॉइंट मिल जाए। तो सर टोटल हमारे पास, और लाइन के समय इक्वेशन में भी समय हमारे पास 2 ही वेरिएबल होते थे, y = mx + c, एक m वेरिएबल एक c वेरिएबल है। तो इसमें से अगर सर मैं एक चीज को अगर कांस्टेंट कर दूं और एक को अगर मैं वेरिएबल छोड़ दूं, तो ये पक्का किसी ना किसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। पिछला जैसे सोचा अगर मैं लिखता x/a + y/2 = 1, तो ये फील करो ये कौन सी फैमिली ऑफ लाइन्स है। ये समझना सबके सब वो फैमिली ऑफ लाइन्स होते जिन सबका y इंटरसेप्ट तो सोचो फिक्स था 2 था, x इंटरसेप्ट फिक्स नहीं था। सोचो तो ये सबके सब वो लाइन्स होते जिनका y इंटरसेप्ट तो 2 फिक्स है, बट x इंटरसेप्ट होना कुछ भी हो सकता है। सोचो तो ये वो सारी फैमिली ऑफ लाइन्स होती मैं जो सारे के सारे तुम्हारे किस पॉइंट से पास होते, 0, 2 से। अगर सोचो मैं अगर ये लिख देता x cos α + y sin α = p, जहां p तुम्हारा क्या है, कुछ कांस्टेंट है, और अल्फा तुम्हारा क्या है, कुछ पैरामीटर है। तो जरा फील करो ये कौन सी फैमिली ऑफ लाइन्स होती। तो सोचो ये एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन लिख रखा है, और नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन में से ना p कांस्टेंट था, मींस ये जो भी लाइन होती है उसका डिस्टेंस जो होता है ओरिजिन से वो तो फिक्स था, बट ये जो नॉर्मल वेक्टर था उसका जो अल्फा था वो वेरिएबल था। तो सोचो अगर नॉर्मल वेक्टर ऐसा होता तो लाइन ऐसी होती, अगर अल्फा ऐसा होता तो लाइन ऐसी होती, अगर ऐसा तो ये। तो सोचो ये इन सब फैमिली ऑफ लाइन्स का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सिंपली कौन सी फैमिली ऑफ लाइन्स होगी, ऑल दीज आर सिंपली फैमिली ऑफ लाइन्स जिसमें ईच मेंबर्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज फिक्स इक्वल टू कितना, p। तो ये वो वाली फैमिली ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो चला मैं सिंपली कोई भी एक वेरिएबल, एक समझ गए, 2 हमारे पास वेरिएबल होते थे, किसी भी एक को तुम अगर कांस्टेंट कर दोगे, दूसरे को वेरिएबल कर दोगे, तो पक्का वो किसी ना किसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। पहले ये चला फैमिली ऑफ लाइन्स होता क्या है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसमें, ये तो बिल्कुल फील आ जाते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। अब इसी में से ना एक और फॉर्म होता है फैमिली ऑफ लाइन्स का जो कि काफी यूजफुल है, वो होता है, देखना अगर मान लो 2 गिवन लाइन्स हैं, ये 2 लाइन्स गिवन है, a1x + b1y + c1 = 0, और मान लो दूसरा लाइन होता L2 a2x + b2y + c2 = 0। तो अगर समझना मैं अगर एक एक्सप्रेशन लिखूं a1x + b1y + c1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x + b2y + c2, ये एक्सप्रेशन लिखूं, और इसको मैं अगर 0 से अगर इक्वेट कर दूं, तो ये समझने की कोशिश करना, दिस रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स passing through point of intersection of L1 and L2। तो ये जो एक्सप्रेशन समझना मैंने लिखा, दिस प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, ध्यान देना जिसमें लैम्डा क्या है, कुछ वेरिएबल है। इसे ये से ना ये जो 2 लाइन है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, इनमें कोई वेरिएबल नहीं है, ये सबके सब कुछ कांस्टेंट लाइन, मतलब ये फिक्स लाइन है, ये भी एक फिक्स लाइन है। बस इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, बस ये लैम्डा। ठीक है, मींस एक ही वेरिएबल था, तो अगर तुम लैम्डा को चेंज करोगे तो सुना ये क्या कहना चाहता है कि अगर तुम इस केस में अगर तुम लैम्डा को अगर चेंज करोगे तो ये डिफरेंट तुम्हें स्ट्रेट लाइन दे रहा होगा, और वो जो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स होंगे वो समझना उन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, और वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो सब के सब इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उससे पास हो रहे होंगे। समझ गए? मींस दिस थिंग सिंपली रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस लाइन। ठीक है, लॉजिक बड़ा ही सिंपल सा। देखो ये चीज तो साफ साफ समझ में आ रही है कि सोचो इस एक्सप्रेशन को अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो सोचो जो भी बनेगा a1
प्लस A2 लैम्डा। y का क्वेश्चन कितना बनेगा, B1 प्लस B2 लैम्डा, ठीक है, प्लस कितना C1 प्लस C2 लैम्डा। तो सोचो अगर तुम लैम्डा की कोई भी वैल्यू अगर तुम यूज करोगे भी, तो पहले तो ये फील करो कि ये x और y में लीनियर बनेगा। सोचो बनेगा तो ये कुछ x और y में लीनियर ही, लैम्डा तुम कुछ भी रखो कांस्टेंट वैल्यू तो होगा तो कुछ लीनियर ही ना x और y में। और x और y में अगर ये लीनियर बनेगा तो ये तो कंफर्म है कि ये जो भी रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। पहले बताओ ये फील आता है, ये जो भी रिप्रेजेंट करता एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता क्योंकि x और y में लीनियर है। अब क्वेश्चन उठता है ये कैसे पता करेंगे कि ये वही स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों के पॉइंट रोटेशन से पास हो रहा था। देखते हैं, तो मान लेते हैं ये जो दोनों लाइंस होते वो ऐसे होते, एक L1 होता है एक L2 होता। मान लेते हैं इनका जो पॉइंट रोटेशन होता वो सोचो अल्फा कॉमा बीटा होता, मान लो ये होता। तो सोचो अल्फा कॉमा बीटा L1 को सेट सा कर रहा होता, मींस अल्फा कॉमा बीटा अगर तुम इसमें छापते तो ये चीज जीरो बनती। अल्फा कॉमा बीटा तुम इसको भी सेट सा करता, मींस इसमें छापते तो ये भी जीरो होता। अब जरा ये फील करो, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा इसमें अगर सोचो तुम अल्फा कॉमा बीटा रख दो, मींस x के लिए अल्फा रख दो, y के लिए बीटा रख दो, तो x के लिए अल्फा रखोगे, y के लिए बीटा रखोगे, यहां पे और यहां पे, तो सोचो ये टर्म सोचो इंडिविजुअली जीरो बना, ये टर्म सोचो इंडिविजुअली जीरो बना। और फील करो लैम्डा तुम चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखोगे, अल्फा कॉमा बीटा अगर तुमने इस लाइन में छाप दिया, मींस इस लाइन में तुमने अगर अल्फा कॉमा बीटा अगर छापा तो सोचो ये जीरो और लैम्डा कुछ भी होता रहे, ये अल्फा बीटा इस पूरे एक्सप्रेशन को सोचो हमेशा सेट सा करेगा। ये फील करो कि अल्फा बीटा तुम कुछ भी अगर सुना, लैम्डा तुम कुछ भी रखोगे फर्क नहीं पड़ता, अल्फा बीटा अगर तुमने इस एक्सप्रेशन में रखा तो वो चीज हमेशा जीरो होगी। और सो लैम्डा अगर तुम चेंज करे तो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और जितने भी डिफरेंट स्ट्रेट लाइन मिल रहे हैं सबको सोचो अल्फा बीटा सेट सा कर रहा है। मींस बेसिकली जितने भी स्ट्रेट लाइन बनेंगे वो सबके सब तुम्हारे किस पॉइंट से पास होंगे, अल्फा बीटा से पास होंगे। और वो क्या था, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नहीं चला, इसको थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि लैम्डा तुम कुछ भी रख रहे हो फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे ही तुमने अल्फा बीटा इसमें छापा ये चीज हमेशा जीरो बनेगी। तो सो लैम्डा 1 रखते तो पहली लाइन मिलती, लैम्डा 2 रखते तो दूसरी लाइन मिलती, लैम्डा -4 रखते तो तीसरी लाइन मिलती। तो डिफरेंट लैम्डा के लिए डिफरेंट लाइन बनती। लेकिन हर लाइन में सोचो अगर जैसे तुमने अल्फा बीटा छापा होता तो ये जीरो, तो वो जो भी लाइन होती सब में सोचो अल्फा बीटा से ऐसा करता, मींस ये सबके सब तुम्हारे क्या होते हैं, अल्फा कॉमा बीटा से पास करते हैं। ये समझ में आया? तो ये जो रिजल्ट है ये याद कर लेंगे आप लोग, याद क्या समझ ही लिया अब तो समझना। तो सुना इस चीज को मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं कितना, L1 लाइन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2, दिस इज इक्वल टू 0, दिस सिंपली रिप्रेजेंट कितना सर, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। इसको हम लोग याद रखेंगे, समझ गए कि जैसे ही तुम्हें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए कभी भी तो सीधा क्लिक करना चाहिए कि वो जो फैमिली ऑफ लाइंस है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, और वो पॉइंट निकालें कैसे, सीधा इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर लो। हाँ, इसमें से ना छोटे से कुछ दिक्कत आती है, कुछ कंडीशंस बनती है, ये हमेशा समझना ट्रू नहीं होता। बताना कैसे सर ना, केस 1 की बात करते हैं। जो हमने सर 2 लाइंस ली हैं, अब जरा इनकी बात करते हैं। अगर सुना ये दोनों लाइंस अगर नॉन पैरेलल अगर होते तो A1 A2 इज नॉट इक्वल टू कितना, B1 B2। समझ गए? इसका मतलब क्या है कि दोनों के जो स्लोप में बराबर नहीं है। सोचिए इसका मतलब इनडायरेक्टली ये तो हो गया। तो इस केस में समझना बिल्कुल से ये फिर ये जो होगा L1 प्लस लैम्डा L2, हम लोग इसकी बात करें L1 प्लस लैम्डा L2, दिस सिंपली रिप्रेजेंट्स, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू R। समझ गए कि अगर सिंपली ये दोनों लाइंस अगर नॉन पैरेलल हैं, तो ना अगर ये दोनों लाइंस अगर नॉन पैरेलल है तो पक्का इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा, और अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा तो ये सिंपली किसको रिप्रेजेंट करेगा, उन सारी फैमिली ऑफ लाइंस को जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हो। केस 2 में समझना क्या होगा, मींस एक्चुअल में ये हमेशा इसको रिप्रेजेंट नहीं करता, ये तभी इसको रिप्रेजेंट करता है जब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करे। सोच रहा कि अगर ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हो गई
तो सोचो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बट ये तो सोचो कुछ ना कुछ लाइन के एक्सप्रेशन दे रहा है, तो वो क्या है, ये चला मींस एक्चुअल में L1 plus lambda L2 is equal to 0 represent family of straight lines passing through point rotation of L1 and L2 only when L1 and L2 are non-parallel. समझ गए? केस 2 देखते हैं, अगर ये पैरेलल अगर हो जाते तो होता क्या, मींस A1 by A2 is equal to कितना B1 by B2, बट मान के चलते हैं कि कोइंसिडेंट नहीं है, ये सर कि ये क्या लिखा है, पैरेलल बट नॉट कोइंसिडेंट, ये तो बचपन पढ़ा है ना। तो इस केस में देखते हैं, तो इस केस में सर ना ये दोनों लाइन्स अगर पैरेलल हो गए, मींस ना ये चीज और ये चीज सेम है, ये चलता है ना कि दो पैरेलल लाइन्स अगर होंगे तो ax, पहली लाइन मान लेता हूं ax प्लस by प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ax प्लस by प्लस c2, समझ गए, दोनों पैरेलल तो हैं बट c1 और c2 अलग अलग हैं। तो इसमें सर ना ax प्लस by दोनों में कॉमन लो 1 प्लस लैम्डा और कितना c1 प्लस c2 लैम्डा, दिस इक्वल टू कितना 0। सोचो कुछ ही बना। तो सर ना इस बार जरा फील करो कि अगर तुम लैम्डा चेंज करोगे तो होगा क्या, तो लैम्डा 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, सोचो हर लाइन में सोचो ये जो पार्ट आएगा स्लोप वाला पार्ट वो हमेशा ax प्लस by होगा। तो ये सोचो रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ लाइन्स पैरेलल टू L1 and L2 for all values of lambda except one value that is -1। सोचो अब तुम अगर लैम्डा का चेंज करोगे तो सोचो हमेशा ये वाला टर्म जिंदा रहेगा, बट जैसे ही तुमने लैम्डा के लिए -1 रखा, सोचो ये -1 तो ये टर्म ही निपट गया, और x और y दोनों टर्म अगर निपट गए तो स्ट्रेट लाइन की बात ही नहीं उठती। ये चला, तो ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस L1 और L2 के, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा एक्सेप्ट -1। ये चला। और तीसरे केस की अगर बात करें कि अगर सर ना दोनों लाइंस अगर कोइंसाइड ही कर जाए, मींस इफ A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2, समझ गए, मींस सिंपली कौन सा केस है, कोइंसाइडिंग लाइंस है। तो कोइंसाइडिंग लाइंस अगर होंगे तो इसके सर ना ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म ही सेम बन जाएंगे, तो दोनों में सीधा मैं ax प्लस by प्लस c प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ax प्लस by प्लस c, तो दोनों में से पार्ट कॉमन आता 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या 0। तो सोचो अगर तुम लैम्डा को चेंज करोगे तो सोचो हमेशा तुम्हें यही लाइन मिलेगी, चला, अगर तुम लैम्डा को चेंज करोगे तो हमेशा यही लाइन मिलेगी। तो समझना ये जो एक्सप्रेशन होगा फिर L1 प्लस लैम्डा L2, ये समझ गए ना, तो L1 प्लस लैम्डा L2 उस केस में समझना हमें क्या देगा, सिंगल स्ट्रेट लाइन सेम एज L1 एंड L2, L1 एंड L2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एक्सेप्ट -1। ये चला। तो अब इस केस में तुम अगर लैम्डा कुछ भी रखोगे तो ध्यान देना हमें डिफरेंट स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, हमें हमेशा यही वाली स्ट्रेट लाइन वापस मिल जाएगी। तो ये सिंपली फैमिली ऑफ, इस बार ये फैमिली ऑफ लाइंस नहीं मिली, हमें एक ही लाइन मिली, और वो जो लाइन थी वो सोचो वापस से L1 ही था, ये सर सेम स्ट्रेट लाइन सेम एज L1 एंड L2, कि L1 और L2 भी सेम ही है, और हर लैम्डा के लिए सिवाय -1 के। सोचो कि -1 के केस में सिंपली क्या होगा, ये 0 बन गया तो कुछ लाइन ही नहीं बचेगी अपनी। ये समझ में आया, ठीक है। लेकिन ये समझना मैं तभी मान के चल रहा हूं जब दोनों लाइंस के समझना ये जो टर्म्स है एग्जैक्टली सेम हो गए, A1 A2 B1 B2 सेम ही हो गए। ये फील आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां दोनों लाइंस को ax प्लस by प्लस c ले लिया, ठीक है, कायदे से मुझे कुछ k टाइम्स ऑफ a b k टाइम्स ऑफ b लेना चाहिए था, ठीक है, समझ में आ जाएगा, समझ गए ना करा के हमने। तो बेसिकली तुम बस इतना याद रखना है कि सिंपली अगर L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 लिखा है तो ये सिंपली फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगी जो कि L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा, बशर्ते L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देखते, देखना समझ में आएगा, ठीक है। हाँ देखना, जैसे मान लो ये 3 क्वेश्चन करने होते, देख लो एक बार, ठीक है। जैसे ना जैसे पहला होता मान लो फाइंड द पॉइंट थ्रू विच दिस फैमिली ऑफ लाइंस दिस ऑलवेज पासेस थ्रू। तो मान लो ये एक फैमिली ऑफ लाइंस दे रखी है, सर फैमिली ऑफ लाइंस मतलब सिंपली क्या होगा, एक वेरिएबल दे रखा हो, तो अब अंडरस्टूड यहाँ पे लैम्डा वेरिएबल होगा। तो ये फैमिली ऑफ लाइंस उसने देखा कि फिक्स पॉइंट से पास होता है, तो वो पता करना है कि हम वो वाला पॉइंट कौन सा होगा।
तो सर ना अगर तुमने कैसे भी करके अगर इसको कुछ L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में अगर लिख लिया तो सीधा फिर ये जो फैमिली ऑफ लाइंस होगी L1 और L2 के पॉइंट ऑफ डिस्टेंस से पास होगा, बशर्ते L1 और L2 क्या हो, पैरेलल ना हो। तो इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ना एक साइड नॉर्मल लाइन और एक साइड लाइन के साथ कुछ लैम्डा मल्टीप्लाइड है, तो इसमें से ना x अलग करो, 3y अलग करो, 5 अलग करो, तो x प्लस का 3y प्लस का 5, ये एक लाइन हो गई। बचा 2 लैम्डा x माइनस लैम्डा y प्लस लैम्डा, इन सब में से क्यों ना मैं लैम्डा कॉमन ले लूं, तो यहां से कितना बनता 2x और कितना माइनस का y और कितना प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू कितना 0। और अब सोचो ये सम लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सम अदर लाइन इक्वल टू 0 फॉर्म का बन गया। और देख रहा है ये जो दो लाइन है इसका स्लोप -1/3, इसका स्लोप 2 है, मींस दोनों नॉन पैरेलल है। मींस पक्का फिर ये जो फैमिली होगी ये किस पॉइंट से पास होगा, इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा। ये चला, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के सीधा इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर लो। तो इसका 3 गुना करके इसमें जोड़ दो तो देखो y कट जाएगा, तो इसका 3 गुना करते 6x और 1x कितना आता 7x, इसका 3 गुना 3 और 5 कितना 8 इक्वल टू कितना 0। तो x कोऑर्डिनेट तुम्हारा कितना आ गया माइनस का 8/7, समझ गए। अब x कोऑर्डिनेट -8/7 यहाँ छाप दो, तो माइनस का 16/7 प्लस 1, तो माइनस का 16/7 प्लस 1 तो कितना बचेगा, y के लिए आगे कितना 9/7। तो ये जो फैमिली ऑफ लाइंस होती वो -8/7 को 9/7 से हमेशा पास होता, समझ गए। अगला भी सेम दे रखा है कि ये एक फैमिली ऑफ लाइंस दे रखा है, ये लिखा है ये जो चीज है वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, ऑलवेज पासेस थ्रू विच पॉइंट, ये पूछा गया है कि वो जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा जिससे हमेशा पास होगा। तो ध्यान देना L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 लिखो या AL1 प्लस BL2 इक्वल टू 0 लिखो, जहां पे A और B तुम्हारे कैसे पैरामीटर्स हैं। ना दोनों ही समझना सेम ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, समझना अच्छे से। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 लिखो या AL1 प्लस BL2 इक्वल टू 0, जहां पे A और B दोनों वेरिएबल हैं, दोनों सारा सेम ही फैमिली को बिलोंग कर रही है। क्योंकि इसमें ऐसा फील करो कि क्यों ना मैं इसको A से डिवाइड दे दूं, तो A से डिवाइड दोगे तो क्या बनेगा B/A L2 बनेगा, और अब इस B/A को मैं लैम्डा लिख दूं, ये चला। मींस ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, दोनों ही केस में क्या होगा, ये एक फैमिली ऑफ लाइंस है जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ डिस्टेंस से पास हो रहा है। तो जैसे इस केस में जैसे हमें पता है L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्म का होना चाहिए, बट यहाँ पे A और B दोनों है, तो मान लो यहाँ तुमने A से डिवाइड दे दिया और ये जो B/A बना नया इसको लैम्डा मान लो, तो अब तो ये L1 प्लस लैम्डा L2 बन गया, जिसमें दिख रहा है इसका स्लोप 1/2, इसका स्लोप 2/3, नॉन पैरेलल। मींस पक्का इनका जो पॉइंट ऑफ डिस्टेंस होगा उससे ये फैमिली हमेशा पास होगी। और इनका पॉइंट ऑफ डिस्टेंस निकालने के लिए सीधा क्या करो, इसका दुगना करके इसमें से घटा दो, तो इसका दुगना करके इसमें से घटाते तो माइनस का 4y और इसमें से घटाते प्लस का 3y, तो कितना आता माइनस का y प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1, तो प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0। तो y तुम्हारा कितना आता 1, y1 यहाँ छाप दो, तो y1 यहाँ छापते तो -3 + 1 -2 उधर जाता, तो x भी कितना आता 1। तो x1 और y1 से ये जो फैमिली ऑफ लाइंस होगा वो हमेशा पास होगा, समझ गए। अगले केस में ना ये दे रखा था, ये जो था वो ऑलवेज पासेस थ्रू विच पॉइंट, वापस से सेम क्वेश्चन, ये जो भी लिखा है वो हमेशा किस पॉइंट से पास होगा हमें ये पता करना था। तो इसमें दे रखा थीटा क्या है, पैरामीटर है। तो इस बार से ना मैं क्या कर रहा हूं, साइन थीटा वाले टर्म अलग कर लो, तो साइन थीटा वाला टर्म कितना आता है यहां से 3x, यहां से साइन थीटा वाला टर्म कितना आता 2y, यहां से साइन थीटा वाला टर्म कितना आता +1, और कॉस थीटा वाले टर्म अलग कर लो, तो कॉस थीटा वाले टर्म अलग करते तो यहां से कितना बनता 4x, यहां से कितना बनता -7y, और यहां से कितना बनता +2 इक्वल टू कितना 0। और सोचो अगर थीटा अगर पैरामीटर होगा तो साइन थीटा तो एक वेरिएबल ही है, तो क्यों ना इस वेरिएबल को मैं नया नाम दे दूं कुछ a, और कॉस थीटा भी वेरिएबल होगा तो इसको मैं क्यों ना नया नाम दे दूं कितना b। तो ये सोचो सम वेरिएबल इनटू सम लाइन प्लस सम वेरिएबल इनटू सम लाइन, इस फॉर्म में टूट गया। और वापस से ऐसा सोचो कि इस a को तुमने नीचे भेज दिया, तो और ये जो वेरिएबल था इसको मैं नया वेरिएबल लैम्डा नाम दे दूं, तो वापस से बन गया क्या L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो ये जो फैमिली ऑफ लाइंस होगी वो हमेशा किस पॉइंट से पास होगा, इन दोनों के पॉइंट ऑफ डिस्टेंस से। ठीक है, सीधा इन दोनों को सॉल्व कर लो और वो पॉइंट निकाल दो। तो समझ गए इसके क्वेश्चन बेसिकली बनते कैसे हैं। ठीक है, इनमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो आगे होंगे ना, इसको हटा दो, आगे देखना। हाँ देखना, जैसे मान लो ये 3 क्वेश्चन होते
देख लो अभी कैसे करना है। जैसे ना पहले मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, ये ज्यादा इजी है। क्वेश्चन समझना सिंपली क्या था, x टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस सी, y टाइम्स ऑफ a प्लस b माइनस 2c और 2a माइनस b प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0, ऑलवेज पासेस थ्रू। और मान लो दे रखा है a b c तीनों ही तुम्हारे कैसे हैं, पैरामीटर्स हैं। ये तीनों ही तुम्हारे कैसे थे, पैरामीटर्स या वेरिएबल है। तो ये समझना अभी तक हमने क्या देखा कि अगर L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन्स हैं क्या होंगे, इन दोनों ये जो फैमिली ऑफ लाइन्स हैं क्या होंगे, इन दोनों लाइन्स के पॉइंट से पास होंगे। या अगर a टाइम्स ऑफ L1 प्लस b टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0 अगर दे रखा है तो भी हम कह देंगे डायरेक्टली ये क्या होगा, L1 और L2 के पॉइंट डिस्टेंस से पास होने वाले फैमिली ऑफ लाइन्स होंगे। लेकिन सर तीन वेरिएबल्स में हमने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, समझ गए ना। तो इसमें समझना ठीक है। और यहां पे सर गिवन दैट है कि ये जो चीज है वो तुम्हारे 0 के बराबर है और ये चीज 0 के बराबर था। तो इसको करने के लिए समझना मैं क्या कर रहा हूं, इसमें सर मैं C1 में क्या कर रहा हूं, C2 को जोड़ दे रहा हूं। C1 कॉलम में क्या करो, C2 कॉलम को जोड़ दो। तो जरा देखो क्या बनेगा, a माइनस बी प्लस सी, यहां कितना बनेगा a प्लस सी माइनस बी, मीन्स कितना a माइनस बी प्लस सी। यहां पे a माइनस बी प्लस सी, सोचो यहां पे सेम रहता है, यहां पे 1 2 1 रहता और इस चीज को मुझे 0 करना था और ये चीज सोचो कॉमन आ जाएगी। और ये चीज अगर कॉमन आएगी तो कितना बनेगा, a माइनस बी प्लस सी, दिस विल बी दिस इंटू समथिंग बनेगा और दिस इज इक्वल टू कितना 0। और समझना ये 0 कब हो सकता है, व्हेन a माइनस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू कितना 0। मीन्स हमें समझना क्या है, यहाँ पे a b c में एक रिलेशन गिवन है और क्या रिलेशन गिवन था, दैट a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 0, जो कि इससे आया। और सही बात भी समझना, हमें समझना दो ही वेरिएबल्स अगर होंगे तो हमें पता है कि इसको कैसे करेंगे। तीन वेरिएबल्स में हम लोग वैसे भी इसको नहीं कर पाते। ये चला तो मीन्स पक्का अगर तीन वेरिएबल्स अगर होंगे तो हमें पक्का एक रिलेशन गिवन होगा। तो जैसे इस केस में रिलेशन क्या गिवन था, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। तो क्यों ना मैं यहाँ पे सीधा b को a प्लस सी छाप दूं, तो जहां जहां पे b है उसको a प्लस सी छाप दो। तो ये कितना बन जाएगा, x टाइम्स ऑफ कितना 2a प्लस का कितना 2c। यहां से b को छाप दो a प्लस सी, तो a प्लस सी छापोगे तो कितना बनेगा 2a माइनस का c। यहां पे छाप दो b को a प्लस सी, तो ये कितना बन जाएगा a इक्वल टू कितना 0। समझ गए ना। हाँ अब समझना ये दो वेरिएबल में टूट गया, एक a में और एक c में। तो a वाले को अलग कर दो, c वाले को अलग कर लो। तो a टाइम्स ऑफ तुम्हारा कितना आ जाएगा 2x, यहां से कितना आएगा 2y और यहां से कितना आएगा +1। और c टाइम्स कितना आ जाएगा तुम्हारा 2x, यहां से कितना -y और दिस इज इक्वल टू कितना 0। और ये सोचो सम वेरिएबल इंटू λ1, सो L1 प्लस सम अदर वेरिएबल इंटू L2, इसमें टूट गया। तो ये वापस से क्या होगा, इन दोनों के पॉइंट ऑफ डिस्टेंस से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होगी, फैमिली होगी। और इन दोनों का पॉइंट ऑफ डिस्टेंस निकाल ही सकते हैं सर, सीधे दोनों को घटा दो, दोनों को घटाते तो 2y प्लस y तो कितना 3y और यहां से कितना +1 इक्वल टू कितना 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा माइनस का 1/3 और y माइनस का 1/3 आ गया तो ये उधर जाता तो प्लस का 1/3/2 मीन्स कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 1/6। तो ये सिंपली वो फैमिली ऑफ लाइन्स थी जो कि 1/6 को माइनस 1/3 से पास हो रही थी। ये चला मीन्स अगर तीन वेरिएबल है मीन्स पक्का फिर वेरिएबल में हमें एक रिलेशन निकल रहा होगा, ठीक है। अब देखना पहला वाला देखते हैं। पहला वाला क्या था, इफ द algebraic sum of distances of 3 points from a variable line, 3 fixed points है समझना, 3 fixed points from a variable line is 0, prove that the variable line always passes through a fixed point। देखो तो इसने क्या दे रखा सुना, कोई भी मान लो 3 पॉइंट्स होते हैं और सुना ये जो है वो एक वेरिएबल लाइन समझ गए ना। तो ये वेरिएबल लाइन होगा तो क्यों ना मैं इस वेरिएबल लाइन को लिख लूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू कितना 0। और चूंकि वेरिएबल लाइन है इसलिए ए बी और सी तीनों ही तुम्हारे कैसे होंगे, पैरामीटर्स होंगे, ये कैसे होंगे, वेरिएबल्स होंगे। ये चलता है। अब इसने कहा ये जो तुम्हारे 3 फिक्स पॉइंट्स है, अब इन 3 फिक्स पॉइंट्स कुछ ही मान सकते हैं, मान लेता हूं α1, β1, α2, β2 और α3, कितना β3, ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब इसने कहा था इन तीनों पॉइंट्स का अगर मैं एल्जेब्रिक डिस्टेंसेस निकालूं, if the algebraic sum of distances of these 3 points from this line means इन पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस आता है वो भी algebraic वाला मींस विद साइन वाला,
और उनका अगर मैं सम करूंगा वो अगर तुम्हारा क्या है 0 है, तो देखना अब इन तीनों पॉइंट्स का मैं एल्जेब्रिक डिस्टेंस निकालता हूं इस लाइन से। तो सोचो अल्फा 1 और बीटा 1 का डिस्टेंस इससे कितना आता, ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 प्लस सी, ये आता अपॉन कितना आता अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ना चूंकि एल्जेब्रिक सम है इसलिए मैं मॉड नहीं लगा रहा, प्लस अल्फा 2 बीटा 2 का डिस्टेंस कितना आता, ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 प्लस सी अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और तीसरे कितना था, ए अल्फा 3 प्लस बी बीटा 3 प्लस सी अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये तुम्हारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ये समझ गए? तो हमें ये प्रूव करना था कि ये जो वेरिएबल लाइन था वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होगा, हमें ये प्रूव करना था। तो इसको प्रूव करने के लिए देखना वापस से समझने की कोशिश करो कि यहां पे से ना 3 वेरिएबल्स हैं। सोचो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था अगर 3 वेरिएबल्स अगर होते थे, देखो 2 वेरिएबल्स अगर हैं तो एक वेरिएबल वाले टर्म अलग कर लो, दूसरे वेरिएबल वाले टर्म अलग कर लो, तो एक वेरिएबल के साथ L1 दूसरे वेरिएबल के साथ L2, तो पक्का वो सीधा फैमिली ऑफ लाइंस बनती थी जो एक फिक्स पॉइंट से पास होती थी। बट अगर 3 वेरिएबल्स अगर होंगे तो मुझे क्या चाहिए होगा, इन ABC में एक रिलेशन चाहिए होगा। सोचो अगर 3 वेरिएबल्स अगर होंगे तो फिर मुझे क्या चाहिए होगा, एक रिलेशन चाहिए होगा इन तीनों वेरिएबल्स में। तो उससे मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल को बाकी 2 के टर्म में लिख दूंगा, और एक बार मैंने एक वेरिएबल को बाकी 2 के टर्म में लिख दिया तो सोचो फिर फाइनली इसमें 2 ही वेरिएबल बचेंगे। तो एक वेरिएबल के साथ L1 दूसरे के साथ L2, तो फाइनली वो प्रूफ हो जाएगा कि पक्का एक फैमिली ऑफ लाइंस होते हैं जो एक फिक्स पॉइंट से पास होते हैं। और ये फील करने की कोशिश करना, अब ये चीज अगर 0 है तो देखो सब में से अंडर रूट वाला पार्ट तो उस साइड भेज दो, तो ये तो वैसे 0 हो जाएगा। और इसमें समझना यहां से सोचो मुझे क्या हो जाएगा, ए टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, बी टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस कितना बीटा 3 प्लस कितना सी 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 मींस कितना 3c इक्वल टू कितना 0। और ये सोचो और कुछ नहीं, मुझे ए बी सी में सोचो एक रिलेशन मिल गया। सोचो ए बी सी में रिलेशन तो हो गया, और इस ए बी सी से जो रिलेशन आया उसमें क्यों ना मैं सी की जो वैल्यू है वो अल्फा और ए और बी के टर्म्स में लिख दूं। तो सी की सना जो वैल्यू थी क्यों ना मैं यहां पे ए और बी के टर्म में लिख दूं। तो सी की जो हमने लाइन माना था उसमें सी को मैं क्या करूं, ए और बी के टर्म में लिख दे रहा हूं। तो वो तुम्हारा कितना बन जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ए टाइम्स ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। समझ गए ना? ठीक है। और कितना माइनस का बी टाइम्स ऑफ कितना बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3, और 1/3 भी आ जाएगा मान लो, ये चला ये बनता। और अब सोचो ये जो हमने वेरिएबल स्ट्रेट लाइन माना था उसमें क्यों ना मैं ए वाले टर्म अलग कर लूं। तो ए के साथ कितना आता, x माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3/3। बी वाला टर्म अलग कर लो, b टाइम्स ऑफ कितना y माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3/3, दिस इज इक्वल टू 0। और ये सोचो x माइनस सम कांस्टेंट y माइनस सम कांस्टेंट मींस अभी भी सोचो ये जो लिखा हुआ है ये एक लाइन की ही इक्वेशन लिखी है। सोचो x माइनस सम कांस्टेंट x माइनस 2 x माइनस 3 ये भी तो एक लाइन की इक्वेशन है, y माइनस सम कांस्टेंट ये भी सोचो एक लाइन की इक्वेशन लिखी है। तो a टाइम्स ऑफ L1 प्लस b टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0 मींस पक्का ये एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है जो कि इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ डिस्टेंस से पास हो रही है। और सोचो अगर मैं इसको x इक्वल टू k1 कहूं, इसको y माइनस k2 कहूं, तो जो पॉइंट ऑफ डिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा, k1 k2 आएगा। और k1 k2 से जो बड़ा अच्छा आया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3/3 और बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3/3 मींस ये जो तुम्हारे वेरिएबल स्ट्रेट लाइन आया वो और कहीं नहीं, इन तीनों पॉइंट से जो बनने वाला जो सेंट्रॉइड था, ट्रायंगल था सॉरी, उसके सेंट्रॉइड से पास होने वाला एक वेरिएबल स्ट्रेट लाइन होगा। ये इजला मैंने क्या क्या बोला, इसमें a टाइम्स ऑफ L1 प्लस b टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0 बना। तो ये जो फैमिली तो किस पॉइंट से पास होगी, इन दो लाइंस के पॉइंट डिस्टेंस से। और इन दो लाइंस का पॉइंट डिस्टेंस क्या होगा, एक ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट होगा, ये पॉइंट y कोऑर्डिनेट होगा, और ये क्या है, इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनता उसका सेंट्रॉइड के पॉइंट थे। मींस ये जो वेरिएबल स्ट्रेट लाइन होगा वो हमेशा क्या होगा, इसके सेंट्रॉइड से पास हो रहा होगा। ये चला। तो इससे सोचो हमें एक और चीज समझ में आती है कि अगर मैं कोई भी ट्रायंगल होता और इसके सेंट्रॉइड से पास होने, तुम अगर कोई भी लाइन अगर बनाओगे तो अब इन तीनों पॉइंट्स का अगर मैं एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्टेंस निकालो, इससे इसका ये होता, इसका ये होता, इसका ये होता,
तो इन तीनों का जो एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्टेंस होगा वो हमेशा सोचो 0 होगा। इसका मतलब ये तो हो गया, ये आया समझ में? ठीक है, आ गया होगा। ठीक है, चलो अगला करें। अगला देखना क्या था, ओह मैंने मिटा दिया क्या? नहीं, देखना क्वेश्चन क्या था, फाइंड टी सच दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, ऐसा कुछ था, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ठीक है, ये जो लाइन दिखा है ये हमेशा पास करे एक फिक्स पॉइंट से। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि ये जो है वो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, कभी ऐसा स्टेटमेंट दिख जाए कि ये फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, समझ लेना L1 प्लस लैम्डा L2 लगेगा। मैक्सिमम केसेस में ऐसे होता है, 99% केसेस में ऐसे ही होता है कि जब भी क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा है कि ये जो चीज है वो कुछ फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, मिस पक्का ये जो चीज है कुछ L1 प्लस लैम्डा L2 या A टाइम्स ऑफ L1 प्लस B टाइम्स ऑफ L2 में टूट रहा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या देगा, फाइंड टी सच दैट ए, हर वैल्यू ऑफ एबीसी के लिए, फॉर ऑल एबीसी दिस थिंग पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो देखो, तो हमने समझा, देखो दो लाइंस के लिए तो हमें समझ में आ रहा था कि भाई a टाइम्स ऑफ L1 प्लस B टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0 अगर लिखा हुआ है तो बिल्कुल साफ है भाई, अगर L1 और L2 का जो पॉइंटेशन होता अगर वो अल्फा कॉमा बीटा होता तो बिल्कुल सही अल्फा बीटा तुम अगर इसमें छापोगे तो इसमें छापोगे तो ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। अब वहां पे a और b तुम कुछ भी रखते रहो फर्क नहीं पड़ता, ये चलता ना कि अल्फा बीटा तुमने अगर यहां छापा तो ये इंडिविजुअली 0, ये भी इंडिविजुअली 0, इंडिपेंडेंट की a और b क्या रख रहे हो, मीन से जो भी फैमिली होती हमेशा अल्फा बीटा से पास होता। अब जरा ये फील करो कि अगर तीन लाइंस होती AL1 BL2 प्लस CL3, तो जरा ये फील करो कि ये तो ऑब्वियस है, ये जो भी बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि देखो L1 क्या है, x में लीनियर y में लीनियर, x में लीनियर y में लीनियर, x में लीनियर y में लीनियर, तो फाइनली जो भी एक्सप्रेशन बनेगा वो x में और y में लीनियर ही बनेगा, ये तो अंडरस्टूड है। अब x और y में लीनियर बनेगा, अब इन सबको एक ही पॉइंट से अगर मुझे पास कराना है तो जरा फील करो कंडीशन क्या होनी चाहिए। सोचो इन तीनों ये जो भी फैमिली ऑफ लाइंस बनती डिफरेंट डिफरेंट एबीसी के लिए, उन सबको मुझे एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कराना था, तो जरा फील करो कंडीशन क्या रखेंगे। तो सोचो अगर मान लो अगर L1 L2 L3 तीनों ही मान लो एक फिक्स पॉइंट से पास होता है, तीनों ही मान लो एक फिक्स पॉइंट से पास होता है अल्फा कॉमा बीटा, तो जरा सोचो अल्फा कॉमा बीटा अगर मैं इसमें छाप दूं तो इसमें छापते तो ये 0 बनता, इसमें छापते तो ये भी 0 बनता, इसमें छापते तो ये भी 0 बनता, इंडिपेंडेंट ऑफ सोचो ए बी सी तुम कुछ भी रख लो। सोचो अगर ये तीनों लाइंस है ना, अगर ये तीनों लाइंस अगर कॉन्करेंट होते, अगर तो इनका जो पॉइंटेशन होता है उसको अगर तुम इसमें छापते तो ये 0 ये 0 ये 0, इंडिपेंडेंट की तुम ए बी सी कुछ भी लो, तो सोचो ये जो भी फैमिली ऑफ लाइंस होती, जो भी फैमिली ऑफ लाइंस होती वो सोचो हमेशा अल्फा कॉमा बीटा से पास होती। ये चला, तो सोचो इन ये जो फैमिली ऑफ लाइंस है इसको एक फिक्स पॉइंट से पास होने के लिए सोचो कंडीशन क्या होगी, दैट L1 L2 एंड L3 मस्ट बी कॉन्करेंट। ये चला कि अगर ये तीनों लाइंस अगर कॉन्करेंट अगर हो गए तो फिर समझना ये जो फैमिली होगी एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही होगी, उसके अलावा नहीं हो सकती। ये चला ने क्या कहा। अब देखो अब हमें क्या चाहिए था, ये जो चीज चाहिए थी उसको एक फिक्स पॉइंट से पास कराना था, तो इसको फिक्स पॉइंट से पास कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो तीनों लाइंस होंगे इनको समझना कॉन्करेंट होना पड़ेगा, और ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट होने के लिए क्या होगा, 1 -1 1 2 1 3 और कितना 4 1 t, इसका डब्बा क्या होगा तुम्हारा 0 होगा। समझ गए? तो सीधा R2 में R1 जोड़ दूं तो देखो ये 0 बन जाएगा, R2 में R1 जोड़ दो तो R2 में R1 जोड़ोगे तो यहां कितना बनेगा 3, यहां कितना बनेगा 0, यहां कितना बनेगा 4, R3 में भी R1 जोड़ दो तो 4 + 1 5, इसमें इसको जोड़ते तो कितना 0, इसमें इसको जोड़ते तो कितना t + 1। अब इसी का आउट खोल दो तो माइनस प्लस माइनस तो कितना +1, दिस इंटू दिस तो 3t + 3 3t + 3 माइनस का कितना 20, दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना 0, तो t तुम्हारा कितना आ गया 17/3। समझ गए? तो अगर t के लिए 17/3 हो गए तो ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट होते, तो और इन तीनों पॉइंट्स का जो कॉन्करेंट वाला पॉइंट होता उसको अगर तुम इसमें रखोगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी सी के वो हमेशा 0 बनेगा, तो फिर जो भी फैमिली ऑफ लाइंस बनती वो हमेशा उस पॉइंट से पास होते। ठीक है,
समझ गए ये मैंने क्या किया? चलो ठीक है, आगे चलें। देखना आप, इसको हटा रहा हूं। हाँ देखना, जैसे मान लो ये दो क्वेश्चन होते, तुम लोगों को नहीं करने, देख लो कैसे करते हैं। पहला सवाल क्या था? फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन एंड एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। समझ गए? एक स्ट्रेट लाइन हमें बनाना था जो इन दोनों के पॉइंट डिस्टेंस से पास होता और इस ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता। तो देखो, सबसे कुछ नहीं समझ में आया तो एक तरीका हमेशा हमारे पास क्या होता है कि इन दोनों का क्यों ना पॉइंट डिस्टेंस निकाल दूं। तो समझ क्या करते हैं, इन दोनों का पॉइंट डिस्टेंस निकालते हैं। मान लो कुछ अल्फा कॉमा बीटा आता, अब उस अल्फा कॉमा बीटा से पास होने हम लोग एक वेरिएबल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते, y माइनस बीटा इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा, जहां पे m वेरिएबल होता। अब उसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालते, फिर m के मैक्सिमम मिनिमम के लिए सॉल्व करते। ये देखो सबसे सिंपल तरीका होता या सबसे बेसिक तरीका होता, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे समझना हम लोग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज कर सकते हैं। ये फील करने की कोशिश करो, ये जो स्ट्रेट लाइन होता वो क्या हो रहा है, इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ डिस्टेंस से पास हो रहा है। तो सोचो, मैं कह रहा हूं वो जो स्ट्रेट लाइन होगा वो सोचो इस फैमिली का एक मेंबर होगा। फील करो कि जो भी स्ट्रेट लाइन हमें रिक्वायर्ड है वो सोचो इसी फैमिली का तो एक मेंबर होगा। सोचो इस फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते और वो सारे ही मेंबर क्या होंगे जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ डिस्टेंस से पास होते। तो हमारा वाला जो लाइन था वो भी तो सोचो इन दोनों के पॉइंट डिस्टेंस से तो पास हो रहा था, तो वो भी सोचो इसी फैमिली का एक मेंबर रहा होगा। मींस उसके लिए लैम्डा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। ये चला। तो अब इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, बस हमें ये फाइंड करना था। ये चला कि पहले हम लोग क्या करते, इन दोनों का पॉइंट डिस्टेंस निकालते। सोचो हो सकता तो काफी गंदा आता, कुछ भी रैशनल में आता गंदा सा, समझ गए ना। तो मैंने उसकी बजाय मैंने सिंपली क्या करे, ये सोचो जो भी स्ट्रेट लाइन होता वो सोचो इस फैमिली का एक मेंबर रहा होता। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि ये स्ट्रेट लाइन इस फैमिली का मेंबर है। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के लिए लैम्डा की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, बस हमें वो फाइंड करनी है। अब समझना, तो समझिए ये वो स्ट्रेट लाइन था जिसमें लैम्डा वेरिएबल है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन था इसका डिस्टेंस ओरिजिन से सोचो मैक्सिमम होना चाहिए था। और याद करो मैंने बताया था, सुना ये समझ गए, इसका डिस्टेंस जो ओरिजिन से क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए था। तो मैक्सिमम होना चाहिए था, तो अब इस लाइन का मैं डिस्टेंस निकाल देता हूं ओरिजिन से, तो देखना कितना आएगा। तो सीधा क्या 0,0 छाप दो इसमें, तो 0,0 छापोगे तो 1 प्लस का 3 लैम्डा, ये आता, ये तो आता। ठीक है, और नीचे तुम्हारा कितना आ जाएगा, ठीक है, नीचे तुम्हारा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट कितना आएगा, 3 प्लस का लैम्डा, तो 3 प्लस का लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, -2 माइनस का 5 लैम्डा, -2 माइनस का कितना 5 लैम्डा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये समझना तुम्हारा क्या आता, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आता। समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसके मैक्सिमम मिनिमम के लिए सॉल्व कर लेंगे। ये चला, इसके मैक्सिमम मिनिमम के लिए सीधा सॉल्व कर लो। तो ये भी लगभग उतना ही बड़ा चला गया। ठीक है, लेकिन एक सिंपल सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करो कि कभी भी क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि एक स्ट्रेट लाइन है जो सिंपली दो लाइंस के पॉइंट डिस्टेंस से पास होता है, तो सीधा उस स्ट्रेट लाइन को मैं सीधा कुछ इस फॉर्म में मान सकता हूं। समझ गए। तो इससे से ना क्वेश्चंस काफी इजी बन जाते हैं। वैसे इस केस में तो नहीं बना, वैसे बन जाते हैं। ठीक है, अब इसका सिंपली क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकालते। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालते तो वो कुछ हत्यारा सा बनता, लेकिन बस ये समझ गया। इससे अच्छा मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूं, वो ज्यादा अच्छा होगा। इनका पॉइंट डिस्टेंस ही निकाल दो, तो इनका पॉइंट डिस्टेंस कितना आता, तो इसका 3 गुना करके, इसका 3 गुना करके इसमें से घटा दो, तो 3 गुना करते इसका इसमें से घटा, तो माइनस का 2y माइनस का 15y घटाते तो कितना बनता, प्लस का 13y। ठीक है, 1 यहां से कितना 9 घटाते माइनस का 8 इक्वल टू कितना 0, तो y कितना आता 8/13 ये आता। ठीक है, x का कोएफिशिएंट, तो x कितना था सॉरी, तो यहां से 8/13 यहां छाप दो, तो यहां से कितना होता 16/13 प्लस 1 16/13 माइनस का 16/13 प्लस 1 माइनस का 3/13 उस साइड जाता, 3/13 3 से 3 कटता, तो x कितना आता 1/13। ठीक है, तो ये जो भी वेरिएबल लाइन होता है वो सब ना इस पॉइंट से पास होता। और याद करो मैंने बताया था कि ये अगर मान लो पॉइंट डिस्टेंस था जिससे इसको पास होना था, और इसको अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना है तो ओरिजिन को और इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो पक्का उसके परपेंडिकुलर रहा होगा।
याद करो, इस पॉइंट से पास होने वाले बहुत सारे लाइन्स होते, सोचो ये होता, ये होता, ये होता, तो इनमें से मैक्सिमम दूरी पे कौन सा लाइन होता था जिसका जो समझना इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। और सर इस वेक्टर का स्लोप कितना आएगा, ये इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, ये 8/13 है, ये 1/13 है, तो इसका स्लोप कितना है 1/8, मीन्स इसका जो स्लोप होगा उसका स्लोप कितना रहा होगा -8 रहा होगा। ये चला, और -8 अगर रहा होगा मीन्स ये जो लाइन आएगा उसमें जो स्लोप आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा -8 आएगा। तो -8, तो x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट 3 प्लस लैम्डा, तो माइनस टाइम्स ऑफ 3 प्लस लैम्डा अपॉन कितना -2 माइनस का कितना 5 लैम्डा, दिस शुड बी इक्वल टू कितना -8। यहां सॉल्व कर लो, इससे उड़ा दो, तो यहां से कितना बन जाएगा 3 प्लस का लैम्डा इक्वल टू माइनस का 16 और माइनस का कितना 40 लैम्डा, तो यहां से कितना आ जाएगा 19 इक्वल टू कितना माइनस का 41 लैम्डा, तो लैम्डा तुम्हारा कितना आ गया माइनस का 19 बाय कितना 41। तो जो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन होगी वो सिंपली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये चला, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। कुछ आया समझ में, क्या क्या हुआ, समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। अगला देखना, अगला क्या था, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस लाइन एंड टेंजेंट टू दिस सर्कल। तो वापस से एक तरीका तो क्या था, सिंपली दोनों का पॉइंट इंटरसेक्शन निकालो, अल्फा कॉमा बीटा था, उससे पास वाला एक वेरिएबल लाइन की इक्वेशन लिख लो, y माइनस बीटा इक्वल टू m टाइम्स x माइनस अल्फा, उसको इसके साथ सॉल्व करो और d इक्वल टू 0 के सॉल्व कर लो। ये चला, एक तरीका तो वो था। दूसरा तरीका देखना, एक स्ट्रेट लाइन जो था वो जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट इंटरसेक्शन से पास हो रहा था, तो सोचो मैं कह रहा हूं वो जो स्ट्रेट लाइन होगा वो पक्का इस फैमिली को बिलोंग करता, x माइनस का 3y प्लस का 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ये लाइन 4x प्लस y माइनस 5, ये चला, वो इस फैमिली को बिलोंग करता। अब इस वाली फैमिली को बिलोंग करेगा, अब इसको समझना क्या होना था, इस सर्कल पे टेंजेंट होना था, तो इस सर्कल पे टेंजेंट होना था। और सर ये सोचो ये सर्कल कौन सा है जिसका सेंटर कितना है 5,6 और रेडियस कितना था 2 था, तो क्यों ना मैं अगर देखो ये जो लाइन अगर इस पर टेंजेंट अगर होगा तो इसका सोचो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आना चाहिए 5,6 से वो 2 के और आना चाहिए, तो क्यों ना मैं वही कंडीशन लगा दूं इसमें, तो इसका डिस्टेंस समझना 5,6 से, तो 5,6 सीधा इसमें छाप दो, समझे, इसका डिस्टेंस में क्या करना, ये एक लाइन होगा, इसका डिस्टेंस में निकाल रहा हूं 5,6 से और वो 2 के बराबर होना चाहिए था, तो 5,6 सीधा इसमें छाप दो, तो 5,6 तो 5 और कितना माइनस का 18 माइनस का 13 प्लस 2 माइनस का 11 प्लस लैम्डा 5,6 20 26 माइनस 1 21, समझ गए ना, तो कितना माइनस का 11 प्लस 21 लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x का ऑप्शन कितना आता 1 प्लस का 4 लैम्डा, तो 1 प्लस का 4 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस y का क्वेश्चन कितना आता -3 प्लस का लैम्डा -3 प्लस का लैम्डा का होल स्क्वायर, और ये जो तुम्हारा आता ये तुम्हारा किसका होना चाहिए था 2 के बराबर होना चाहिए था, समझ गए? तो दोनों से स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दो अंडर रूट भी हट जाएगा, तो यहां से कितना बनेगा 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 4 लैम्डा का कितना होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस लैम्डा या लैम्डा -3 का कितना होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 21 लैम्डा -11 का कितना होल स्क्वायर, ये बनेगा ना। तो देखते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर का क्वेश्चन, तो लैम्डा स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आता वो तुम्हारा कितना आएगा, यहां से कितना 16, यहां से कितना 17 और कितना 4 कितना 68, यहां से कितना आता 21 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो 21 का स्क्वायर में कितना माइनस का 441, लैम्डा का कोफिशिएंट अंदर बनाए तो बहुत, लैम्डा क्वेश्चन कितना आता 8, यहां से माइनस का 6 प्लस का 2 प्लस का 4 2 इंटू 4 8 यहां से कितना आता 21 इंटू 22, देखो 21 इंटू 22 आता, तो 21 इंटू 22 तो 441 और 21 441 42 52 62 है ना, और प्लस का होता 462 प्लस कांस्टेंट टर्म कितना आता 1 9 10 4 40 40 माइनस 121
40 माइनस 121 इक्वल टू कितना 0। तो इसके जो रूट्स आते उससे हमें क्या होता है, लैम्डा की वैल्यूज मिलती। ठीक है, वो निकाल लेना, गंदे से आएंगे बहुत। लेकिन ये फील करने की कोशिश, यहाँ से लैम्डा की 2 वैल्यूज आई और लैम्डा की 2 वैल्यूज आई मीन्स यहाँ पे लैम्डा की दोनों वैल्यू अगर तुम रखोगे तो सना तुम्हें ऐसी 2 लाइंस मिलेंगी। सोचो 2 लाइंस ही तो मिलती है ऐसी। और सही बात है कि सोचो इन दोनों लाइंस का सोचो जो पॉइंट ऑफ डिस्टेंस था बड़ा अच्छा था, 1,1। देखो 1,1 इसको भी सेट कर रहा था, 1,1 इसको भी सेट कर रहा था। तो ये सोचो सिंपली और कुछ नहीं, एक वेरिएबल लाइन था जो 1,1 से पास होना था और ये जो सर्कल था कुछ यहाँ पे था जिसका सेंटर कितना था 5,6 और रेडियस कितना था 2। तो इस पॉइंट से पास होके इस सर्कल पे टेंजेंट होने के लिए सोचो ऐसे 2 लाइंस एग्जिस्ट करते हैं। सोचो इस पॉइंट से पास हो स्ट्रेट लाइन और इस सर्कल पे टेंजेंट हो, तो सोचो ऐसे 2 ही लाइंस एग्जिस्ट करेंगे, एक ही वाला एक ही वाला। मींस कायदे से तुम्हारे 2 आंसर आने भी चाहिए थे। समझ गए, एक इस लाइन के लिए एक इस लाइन के लिए। ठीक है, बस वो गंदे बने। ठीक है, हाँ ध्यान देना, ये तरीका हमेशा अच्छा नहीं होता लेकिन कई बार ये काफी अच्छा भी होता है। ठीक है, बस मैं बताना चाहता हूं कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो तो एक और ऑप्शन है लेने का कि L1 प्लस लैम्डा L2 टाइप का मान लो और इसमें सीधा वो कंडीशन छाप दो। ठीक है, हमेशा इतना अच्छा दिख नहीं रहा बट होता है। ठीक है, डीसीटी करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही ज्यादा अच्छा होता है इसको नॉर्मली कर लेते कि नॉर्मली सोचो 1,1 से पास होने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस 1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ कितना x माइनस 1। ठीक है, ये तब भी अच्छा बनेगा उससे। और इसका डिस्टेंस 5,6 से निकाल लो, तो इसका डिस्टेंस 5,6 से कितना आता, 5,6 तो कितना आता 5 छाप दो, तो 5 माइनस 1 4, तो 4m 6 माइनस 1 5 उधर जाता अपॉन कितना अंडर रूट ऑफ कितना 1 प्लस m स्क्वायर। और इसका डिस्टेंस इससे कितना होना चाहिए था तुम्हारा 2 के बराबर होना चाहिए था, तो स्क्वायर कर दो, तो 4m माइनस 5 का होल स्क्वायर इसके कितना 4 टाइम्स ऑफ कितना 1 प्लस m का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना है 16m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। ठीक है ना, 12m स्क्वायर, m का कोएफिशिएंट माइनस का 40m माइनस का 40m माइनस का 4 इक्वल टू कितना 0, 4 से उड़ा दो तो 3m स्क्वायर माइनस का कितना 10m माइनस का 1 इक्वल टू कितना 0, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना था माइनस का 3, इसके रूट्स 5 प्लस माइनस का रूट 28, 3 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो ये तुम्हारी m की 2 वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, तो लाइन के क्वेश्चन सीधा कितना होता, सीधा यहाँ पे m की जो 2 वैल्यूज आई हैं वो दोनों यहाँ पर सिंपली पुट कर दो। ठीक है, तो ऐसे करते तो वैसे ज्यादा इजी पड़ता, बट स्टिल समझ गए ना मैं क्या बताना चाहता था। चलो, तो उम्मीद है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस समझ में आ गया होगा क्या होता है और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली कैसे आएंगे। ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क जो अगली सीटी है फैमिली ऑफ लाइंस वाली वो पूरी करनी है। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं क्लास में अपन, है ना।